आज का सबसे ज्वलंत सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो बांग्लादेश के चटगांव से आई हैं, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने 2 हिंदू परिवारों के घरों को आग लगा दी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने घरों के दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया ताकि भीतर मौजूद हिंदू परिवार अपनी जान न बचा सके। काफी देर तक ये दोनों घर हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग में जलते रहे और इसके बाद किसी तरह इन घरों में रहने वाले हिंदुओं ने बांस और टिन की दीवारों को काटकर अपनी जान बचाई। लेकिन सोचिए, ऐसे कब तक हिंदू अपनी जान बचा पाएंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार के नारे लगा रहे हैं और बांग्लादेश में यह नरसंहार निरंतर चला जा रहा है। यह नरसंहार मारे गए लोगों की संख्या से नहीं, बल्कि लोगों को उनकी पहचान के आधार पर मिटाने के इरादे से परिभाषित किया जाता है और बांग्लादेश में इस वक्त यही हो रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने न तो पहले अल्पसंख्यक हिंदुओं को बर्दाश्त किया और न ही वो आज ऐसा करने के लिए तैयार है। हिंदुओं पर अत्याचार, यातना, उत्पीड़न, उनका सर कलम करना, उन्हें बुनियादी मौलिक अधिकारों से वंचित रखना अब बांग्लादेश में सामान्य हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, तब भी बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जल रहे हैं और उन्हें खुलेआम धमकी दी जा रही है। आज आप इन घरों को देखकर खुद सोचिए कि इन हिंदू परिवारों से किसी को क्या खतरा हो सकता है और ये जो हिंदू परिवार बांस और टिन के घरों में रहते हैं, इन्हें कोई क्यों मारना चाहेगा। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा ही हो रहा है और इसका कारण सिर्फ एक है और वो है अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक नफरत। चटगांव में जिन अज्ञात लोगों ने हिंदू परिवारों के घर जलाए, उन्हीं लोगों ने इस इलाके में एक धमकी भरा पोस्टर भी लगाया और इस पोस्टर पर हिंदुओं के लिए एक नहीं बल्कि कई चेतावनी लिखी। इस पर यह लिखा है कि हिंदुओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगर इन हिंदू परिवारों ने धमकी देने वाले लोगों का आदेश नहीं माना तो उनके घरों, दुकानों, संपत्ति सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा। और यह भी लिखा है कि इन हिंदू परिवारों की मदद करने कोई नहीं आने वाला और यह सच भी है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू इस वक्त इतने बेबस, इतने लाचार हैं कि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। कल भी जब चटगांव के इस इलाके में 2 घरों को आग लगाई गई, तब इन घरों की आग को बुझाने के लिए स्थानीय प्रशासन से तुरंत कोई मदद नहीं मिली और इसीलिए आज हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या दुनिया को इन अल्पसंख्यक हिंदुओं के मानव अधिकारों की कोई चिंता नहीं है और क्या इनकी जान को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर यह हमला उसी चटगांव में हुआ है जहां पिछले कुछ सालों से हिंदुओं को बाहर निकालने की साजिश चल रही थी। इसका एक बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह इसी चटगांव शहर में है, जो बांग्लादेश की जीडीपी में 12% का योगदान देता है। बांग्लादेश अपने 75% निर्यात के लिए इसी चटगांव बंदरगाह पर निर्भर है और बांग्लादेश की 90% व्यावसायिक गतिविधियां अकेले इसी चटगांव शहर में होती है। चटगांव शहर में मुस्लिम आबादी 83.9% है और हिंदू आबादी 13.8%। लेकिन इतनी कम आबादी होते हुए भी चटगांव में हिंदू व्यापारियों का वहां की ज्यादातर व्यावसायिक गतिविधियों पर अच्छा खासा नियंत्रण है, जिसकी वजह से कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं को वहां लगातार निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। यह भी तब होता है जब वर्ष 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और 1947 से पहले यही पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी बंगाल हुआ करता था। यह बात तो सब जानते हैं कि 1947 के विभाजन ने मुस्लिम बहुल बंगाल को भारत से अलग कर दिया। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पूर्वी बंगाल में अगर मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी तो इसका कारण हिंदुओं की उदारता थी। 11वीं सदी तक आज के बांग्लादेश में ज्यादातर आबादी हिंदुओं और बौद्ध धर्म के लोगों की हुआ करती थी और वहां इस्लाम धर्म काफी सीमित था। लेकिन बाद में यह स्थिति बदली और वहां बहुत सारे हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। इसका जिक्र 1994 की एक पुस्तक में भी है, जिसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी ने संरक्षित किया है। इस पुस्तक में लिखा है कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी वो पहला सिपहसालार था जिसने साल 1204 में बंगाल में सेन राजवंश को हराया। यह वही क्षण था जब बंगाल पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन आया। सोचने वाली बात यह है कि
दिल्ली सल्तनत का शासन उत्तर भारत से चलता था, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन जो बंगाल दिल्ली सल्तनत से कोसों दूर था, वहां इस्लाम धर्म का तेजी से विस्तार हुआ। और आज इसी वजह से बांग्लादेश में 91% आबादी मुसलमानों की है। द राइज ऑफ इस्लाम एंड द बंगाल फ्रंटियर नाम की पुस्तक के अनुसार अगर पूर्वी बंगाल के हिस्सों में इस्लाम धर्म तेजी से फैला, तो इसका कारण यही था कि वहां बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को अपनाया था। उस वक्त इस क्षेत्र के हिंदुओं को यह लालच दिया गया कि अगर वो इस्लाम धर्म को अपनाते हैं तो उन्हें प्रशासनिक फायदे ज्यादा मिलेंगे, उन पर टैक्स कम लगाया जाएगा और उन पर सामाजिक दबाव भी कम रहेगा और वो जातिगत भेदभाव से भी बच पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बंगाल के पूर्वी हिस्सों में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही थी, तब ज्यादातर हिंदुओं ने बढ़ती मुस्लिम आबादी को अपने खिलाफ खतरा नहीं माना। लेकिन आज इसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाई जाती है और उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। अप्रैल 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की मांग हो रही थी, तब पाकिस्तान की सेना ने हिंदुओं के 12 गांवों के लगभग 3,500 लोगों को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी उनकी, और उनकी लाशों को एक नदी में फेंक दिया था। 1971 में ही शंकर बाजार, चूकनगर, सोहागपुर, ढाका, जगन्नाथ हॉल और चटगांव में भी सेना ने हिंदुओं के खिलाफ कई बड़े नरसंहार किए। उस समय कई इलाकों से हिंदुओं के नरकंकाल बरामद हुए। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना, तब भी यह हिंसा बंद नहीं हुई। 2001 में जब खालिदा जिया की पार्टी चुनावों में जीती, तब कई दिनों तक हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार चला, जिसमें 18,000 दंगे हुए और आरोप है कि 1,000 हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ। और यह हिंसा शेख हसीना की सरकार में भी जारी रही। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस अत्याचार और नरसंहार के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदू कभी एकजुट नहीं हुए, और जिस तरह हिंदू बटे रहे, उसी तरह उनकी आबादी कम होती रही। विभाजन के बाद 1951 में पूर्वी पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, जो 1961 में 18.5% रह गए, 1974 में 13.5%, 1981 में 12.1%, 1991 में 10.5%, 2001 में 9.2%, 2011 में 8.5% और 2023 में हिंदू केवल 7.95% रह गए। अगर आप बटेंगे तो कटेंगे को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए बांग्लादेश से अच्छा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। बांग्लादेश में आज भी 1,30,00,000 हिंदू रहते हैं, और अगर ये सभी हिंदू अपने घरों से बाहर निकलकर एक मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो जाएं, तो ये आधी पृथ्वी तक फैल सकते हैं। लेकिन अभी बांग्लादेश के हिंदू इस धार्मिक हिंसा के खिलाफ एकजुट नहीं है, और इसका बड़ा कारण यह है कि वहां हिंदुओं को हर पल यही डर लग रहा रहता है कि कब उन पर कोई हमला हो जाएगा, और अगर वो नहीं रहे तो उनके परिवार का क्या होगा। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने आधी रात को ढाका के उन इलाकों की पड़ताल की है जहां हिंदू समुदाय के लोग दहशत में जी रहे हैं, और इन हिंदुओं का कहना है कि बांग्लादेश में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जब भी कोई सरकार बदलती है तो उसका खामियाजा अल्पसंख्यक हिंदुओं को भुगतना पड़ता है, और अगर कोई हिंदू गलती से हिंदी बोल दे तो उसे तुरंत भारत का एजेंट मान लिया जाता है। आप भी उनकी इस पीड़ा को सुनिए। मुझे बस एक चीज ये बताइए कि बदलती हुई परिस्थितियों में भविष्य किस तरफ देख रहे हैं यहाँ के हिंदू बांग्लादेश को लेकर? यहाँ का हिंदुओं का भविष्य खूब बेहतर नहीं है, ठीक है। यहाँ का हिंदुओं का अभी भविष्य खूब खराब है। ये बांग्लादेश अभी पाकिस्तान का राह पे चल रहा है। हम लोग यहाँ राष्ट्र विरोधी कुछ नहीं किया, राष्ट्र विरोधी कुछ नहीं बोला। हम लोगों का जो अधिकार था हम लोग वही बोला है, जो यहाँ पर हो रहा है वही हम लोग बोला है, ना उससे कम कुछ ना उससे बेस कुछ। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को लेकर के ये जरूरी है कि पूरी दुनिया देखे कि उनके साथ इस तरह का भेदभाव, हिंसा, प्रताड़ना आखिर कैसे रोकी जा सकती है।
बांग्लादेश का हिंदू डार डार के चलना है। बांग्लादेश के हिंदू जो जो चल रहा है सो जगह में खूब डर है। इस संप्रति में एक घटना हुआ कुमिल्ला में, मुरादनगर। वहां पर एक गृहवधू जो सनातन की थी, उसको दिन दहाड़े गेट तोड़ के उसको वहां पर बलात्कार किया गया। शहर में तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही। शहर में भी हो रही है, लेकिन ये हमारे मतलब सामने नहीं आ रहा। ऐसा राज्य चाहिए जहां पर कोई धर्म देखकर विचार नहीं चलेगा। जो भी अन्याय करेगा उस अन्याय का प्रतिरोध हम लोग चाहते हैं। एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हम लोग जिंदा रह के भी मर गए हैं, मुर्दा जिंदा बन के हम लोग घूम रहे हैं। इधर हम आप लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, कल सुबह मेरा फेस और मेरा वॉइस इधर से कोई पहचान लेगा तो कल सुबह मेरा आखिरी सुबह होगा। दुनिया के किस देश में अल्पसंख्यकों पर क्या जुल्म हो रहा है, इसका पूरा हिसाब रखा जाता है। अमेरिका खुद हर साल इस पर एक रिपोर्ट जारी करता है। इसे यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि किन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है और किन देशों में आगे चलकर स्थिति खराब हो सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस साल की रिपोर्ट में कुल 28 देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में गंभीर माना गया है, लेकिन इनमें बांग्लादेश का नाम नहीं है। इस रिपोर्ट में भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है और यह कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक है। लेकिन जिस बांग्लादेश में पिछले साल 1400 से ज्यादा लोग मारे गए, अल्पसंख्यकों पर 3200 से ज्यादा हमले हुए, जहां 1000 से ज्यादा घरों दुकानों को निशाना बनाया गया, जहां 150 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया, उस बांग्लादेश का इस रिपोर्ट में नाम तक शामिल नहीं किया गया। सोचिए, अगर बांग्लादेश में कम होती धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा तो वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की जानें कैसे बचेंगी। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अमेरिका ने जिन 28 देशों में धार्मिक स्वतंत्रता को चिंताजनक माना है, उन 28 देशों में सबसे ज्यादा 19 देश मुस्लिम बहुल हैं, यानी जिन देशों में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी खतरे में है, उनमें 68% देशों की आबादी में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, 3 देशों की आबादी में ईसाई बहुसंख्यक हैं, 3 देशों की आबादी में बौद्ध धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं और एक देश यानी भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं। हमारे देश में अक्सर नेताओं पर यह आरोप लगता है कि वो चुनावों के लिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन क्या दूसरे देशों के नेता भी ऐसा ही करते हैं, यह आपको पता है? जिस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे थे, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2024 में बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाया था। उन्होंने शब्दशः कहा था कि वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक घटनाओं का विरोध करते हैं और अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो बांग्लादेश में कभी भी अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों पर हमले नहीं होते। लेकिन सोचिए, आज तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन अब शायद वो अपने इस बयान को भूल चुके हों और उन्होंने अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं पर एक भी शब्द नहीं कहा है। ये बात हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की कठपुतली बन गया है और इसका अब एक नया सबूत आया है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी के नेता कामरान सईद उस्मानी ने भारत को एक नई गीदड़ भभकी दी है। उसने कहा है कि अगर भारत बांग्लादेश की संप्रभुता के खिलाफ कोई नया कदम उठाता है तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा और पाकिस्तान की मिसाइलें भारत से ज्यादा दूर नहीं है। सुनिए, इसी तरह की गीदड़ भभकी पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में भी दी थी और उस वक्त भी भारत ने पाकिस्तान को कभी न भूल पाने वाला जवाब दिया था। उस वक्त 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। इसी युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया था और यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इन सैनिकों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को भारत आना पड़ा था और 2 जुलाई 1972 को हुए शिमला समझौते के बाद इन पाकिस्तानी सैनिकों की भारत से रिहाई हुई थी।
इसी युद्ध में भारत की सेनाएं पश्चिमी पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई थीं और हमने आज के पाकिस्तान की 13,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर नियंत्रण कर लिया था। इसी युद्ध में पाकिस्तान के 200 टैंक पूरी तरह नष्ट हो गए थे और पाकिस्तान के 75 लड़ाकू विमानों को भारत ने खाक कर दिया था। पाकिस्तान बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन सच यह है कि 1971 के युद्ध में भारत ने उसे ऐसी मार मारी थी कि पाकिस्तान में गरीबी 55% तक बढ़ गई थी और पाकिस्तान की सारी गलतफहमियों को हमने दूर कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और वहां के नेता अपनी आदत से इस कदर मजबूर हैं कि वो भारत को गीदड़ भभकी देने में अपनी शान समझते हैं। बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान के नेता ये कह रहे हैं कि उनकी मिसाइलें भारत से दूर नहीं हैं, जबकि ये बात तो हमें कहनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान का जो हाल किया वो किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान के एयर बेसेस पर हुए गड्ढे साफ नजर आते हैं, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान है कि भारत को हराने का ख्वाब देखना चाहता है, ख्वाब देखना बंद ही नहीं करता। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में अवैध घुसपैठियों की संख्या 10% और बढ़ी तो असम अपने आप बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अभी असम की करीब 40% आबादी बांग्लादेशी मूल के लोगों की है। ऐसा नहीं है कि ये बात तो बांग्लादेशी मानु याते 40% आছেই আৰু 10% বাঢ়িলে তো আমি নিজে নিজে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গলো। হেতু কাৰণে তো যোৱা 5 বছৰে চিঞৰি আছো। ऐसा नहीं है कि ये बात पहली बार किसी नेता ने कही है। अक्सर बीजेपी नेता ऐसा बयान देते हैं, उन्हें राजनीतिक बयान मानकर इनकी गंभीरता को कम माना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि असम को लेकर यह चिंता पिछले 5 दशकों से जताई जा रही है। साल 1979 में असम एजिटेशन नाम से एक आंदोलन चलाया गया था जो अवैध प्रवासियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ था। उस वक्त असम के आंदोलनकारी नेताओं और भारत सरकार के बीच एक विशेष समझौता हुआ था जिसे असम अकॉर्ड कहा गया। इस समझौते के तहत यह निर्धारित हुआ था कि भारत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करेगी और जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद भारत आए उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यह समझौता तो हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अलग अलग सरकारों ने इस समझौते को सिर्फ कागज का एक टुकड़ा समझा। 1983 में इस पर एक कानून बना जिसे इलीगल माइग्रेशन डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल्स एक्ट कहते हैं और यह कानून सिर्फ असम पर लागू था। लेकिन इस कानून के तहत असम में बांग्लादेश घुसपैठियों पर जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी वो आज तक नहीं हुई है। 2005 में असम के तत्कालीन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हर दिन लगभग 6,000 बांग्लादेशी असम में प्रवेश कर रहे हैं। 2017 में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हरिशंकर ब्रह्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने बताया था कि असम के 33 में से 15 जिलों में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी ज्यादा हो चुकी है और भारत के लोग इन जिलों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। 1951 में असम में 22% मुसलमान थे जो 2011 में 34% हो गए। सवाल यही है कि जब इसी समय अंतराल में भारत में मुसलमानों की आबादी 9% से 14% हुई, असम में यह 22 से 34% हो गई। हालांकि कई राजनीतिक दल इस मुद्दे को बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा बताते हैं। खैर, जिस वक्त हमारे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर इतनी राजनीति हो रही है, तब हम एक ऐसे मुद्दे की बात करना चाहते हैं जो चीन के बारे में है। पिछले 1 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करते हुए एक भारतीय नागरिक को परेशान किया है, उसे 15 घंटे हिरासत में रखा है और यह बताने की कोशिश की है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। यह आप बीती भारत के एक यूट्यूबर अनंत मित्तल की है, जिनके अनुसार 16 नवंबर को चीन के अधिकारियों ने उन्हें एयरपोर्ट पर 15 घंटे हिरासत में रखा और हिरासत में लेने का कारण यह था कि अनंत मित्तल ने कुछ दिनों पहले अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो पर चीन के अधिकारियों को कड़ी आपत्ति थी। इसी वजह से इस यूट्यूबर से लंबी पूछताछ हुई
उसे एक कमरे में घंटों बंद करके रखा गया, उसके बैग्स की जांच हुई, उससे अरुणाचल प्रदेश को लेकर सवाल जवाब किए गए, उसे पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। आप खुद सुनिए, जो चीन सामने से यह कहता है कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है, वही चीन पीठ पीछे भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है और बार बार अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत को उकसाने की कोशिश करता है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को तिब्बत प्रांत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। उसने इसे एक अलग नाम भी दिया हुआ है और यह नाम है यांगनान, यानी चीन अरुणाचल प्रदेश के नाम को भी स्वीकार नहीं करता। चीन यह भी कहता है कि प्राचीन समय में अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा था और क्योंकि तिब्बत का क्षेत्र आज उसका है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश पर भी वो अपना दावा करता है। 2017 से 2024 के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 से ज्यादा स्थानों के नाम बदले हैं और चीन इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक रहा है। बड़ी बात यह है कि चीन कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन वो इन तथ्यों को मिटा नहीं सकता कि अरुणाचल प्रदेश का भूभाग सदियों से भारतीय सभ्यताओं और हिमालयी संस्कृति के दायरे का हिस्सा रहा है। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की जड़ें अरुणाचल प्रदेश की इडुमिश्मी जनजाति से जुड़ी हैं। कुछ लोग इस दावे को चुनौती देते हैं, लेकिन माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में इडुमिश्मी जनजाति के लोग अपनी वंशावली को रुक्मिणी के भाई रुक्मवीर से जोड़ते हैं। 1914 में जब ब्रिटिश भारत और चीन के बीच शिमला समझौता हुआ, तब भी इसमें मैकमोहन लाइन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश को भारत के अंदर माना गया था। चीन ने उस वक्त इस पर सहमति भी जताई थी, लेकिन जब 1948 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया, तब चीन तिब्बत के पूरे क्षेत्र पर दावा करने लगा। 1950 में तिब्बत पर कई हमले किए और 1954 में तिब्बत को चीन के नक्शे में मिला दिया। उस वक्त तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को भारत की तत्कालीन सरकार ने अपनी स्वीकृति दी थी। इसीलिए चीन इसी आधार पर यह दावा करता है कि जब तिब्बत पर भारत ने चीन का दावा माना, तो वो अरुणाचल प्रदेश को अपना कैसे बता सकता है। हालांकि ये सारी बातें कहकर चीन सिर्फ चालें चलता है। चीन का असली सच तो यह है कि वो शुरुआत से ही विस्तारवादी नीतियों पर चला है। आज जब आप चीन का नक्शा देखते हैं तो वो क्षेत्रफल के मामले में रूस और कनाडा के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन सच यह है कि चीन ने अपने क्षेत्रफल का एक बड़ा भूभाग अलग अलग युद्ध और लड़ाइयों में हासिल किया। उदाहरण के लिए चीन का असली नक्शा उसी भूभाग तक सीमित था जो लाल रंग में नजर आ रहा है, लेकिन बाद में चीन ने शिनजियांग पर कब्जा किया, जो मूल रूप से चीन में नहीं आता था। और शिनजियांग मतलब ही होता है नई जमीन। उसे 18वीं सदी में चिंग डायनेस्टी ने चीन में मिलाया था। इसी तरह तिब्बत हजारों साल तक एक स्वतंत्र बौद्ध राष्ट्र था, लेकिन 1950 के बाद तिब्बत को चीन ने अपने नक्शे में मिला लिया। इसी तरह इनर मंगोलिया भी चीनी साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में इस पर भी चीन ने कब्जा कर लिया और आज इनर मंगोलिया का भूभाग चीन के नक्शे में गिना जाता है। और इसी मंचूरिया नाम का भूभाग भी मांचू लोगों का इलाका था, जिसे चीन ने अपने नक्शे में मिलाया। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि चीन ने अपनी विस्तारवादी नीतियों से अपने भूखंड को सबसे ज्यादा फैलाया है। और आज भी उसकी ये विस्तारवादी भूख शांत नहीं हुई है। आज चीन का एक भी पड़ोसी देश ऐसा नहीं है जिसका उसके साथ सीमा विवाद न हो और इससे चीन की मंशा को समझा जा सकता है। चीन को लेकर पेंटागन की एक नई रिपोर्ट ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने भारत को चीन की दोहरी रणनीति और उसके छल पर चेतावनी जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है चीन भारत के साथ LAC पर तनाव कम करके दोस्ती बढ़ाने का दिखावा कर रहा है और दूसरी तरफ भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि LAC पर टकराव वाले इलाकों से दूर होकर चीन भारत से करीबी बढ़ाने का नाटक कर रहा है ताकि भारत अमेरिका के और करीब ना जाए। पेंटागन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है। चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है, जो भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती है। चीन अरुणाचल को ताइवान और साउथ चाइना सी के बराबर महत्व देता है और अमेरिका चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करता है। अरुणाचल को लेकर भारत और चीन के बीच अमेरिका की एंट्री ना हो जाए, इसीलिए चीन LAC पर कदम पीछे खींचकर भारत को झांसा दे रहा है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। चीन ने पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान को 36
J-10C फाइटर जेट दिए हैं और इसके अलावा दोनों देश मिलकर JF-17 फाइटर जेट बना रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान को चीन की ओर से ड्रोन और नेवी से जुड़े खास उपकरण भी मिल रहे हैं। पेंटागन की इस रिपोर्ट में चीन की एक खास रणनीति पर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के ये कदम उसके एक खास प्लान का हिस्सा है, जिसमें वो दुनिया के करीब 21 देशों में अपने सैन्य ठिकाने बनाना चाहता है। मुमकिन है कि जल्दी ही पाकिस्तान में चीन के सैन्य ठिकाने बन जाएं, क्योंकि चीन हर तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है और बदले में पाकिस्तान से वो अपनी बात मनवा सकता है। चीन की योजना अगर कामयाब हुई तो ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे, क्योंकि चीन अलग अलग देशों में सैन्य ठिकाने बनाकर भारत को घेर सकता है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के लिए सफलता कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन जब इसरो अपनी सफलताओं से दुनिया को नया विकल्प देता है तो उसकी सफलता बेहद खास हो जाती है। सच कहूं तो इसरो दुनिया भर के लिए सस्ता और भरोसेमंद कमर्शियल स्पेस लॉन्चिंग का गेम चेंजर बनता जा रहा है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं। आज इसरो के नए बाहुबली LVM-3 ने भारत की धरती से अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। LVM-3 M6 मिशन के जरिए अमेरिका के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया गया। श्रीहरिकोटा से टेक ऑफ के 15 मिनट बाद 520 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को पहुंचाया गया। आप सोचिए कि संचार के क्षेत्र में कितने बड़े बदलाव का रास्ता खुल रहा है। लेकिन आज महत्वपूर्ण केवल अंतरिक्ष में पहुंचने वाली ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट ही नहीं है, बल्कि इसरो का लॉन्चर LVM-3 भी है। LVM-3 ने 2022 से लेकर लगातार तीसरी सफल कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग की है, जबकि नेशनल मिशंस को इसके जरिए लगातार नवी सफल लॉन्चिंग हुई है, यानी ये अब तक 100% खरा उतरा है। 43.5 मीटर लंबा LVM-3 एक 3 स्टेज रॉकेट है और 6 टन से ऊपर के हेवी पेलोड के साथ इसकी आज की सफलता इसीलिए बेहद खास है क्योंकि ये भारत के गगनयान मिशन का भी सारथी बनने जा रहा है। एक ऐसा बाहुबली बनकर उभरा है जो स्पेस सेक्टर की नई सनसनी है। I am extremely happy to announce that LVM-3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellite in the intended orbit. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space, and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. LVM-3 M6 से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 की लो अर्थ ऑर्बिट में ये लॉन्चिंग साधारण नहीं है। हैवी पेलोड के ऐसे मिशंस के लिए इसरो का चुनाव यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस की स्पेस एजेंसी के मैदान से हटने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA के लॉन्चर एरियन 5 के उपयोग में नहीं रहने के बाद हुआ है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। LVM-3 की सबसे बड़ी खासियत है इसका सस्ता होना। LVM-3 के मुकाबले जो विकल्प मौजूद हैं, वो है SpaceX का Falcon 9 और ESA का Ariane 6। LVM-3 से 6100 किलोग्राम के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 की सफल लॉन्चिंग ने बता दिया है कि इसरो का रॉकेट लॉन्चर न सिर्फ सस्ता है बल्कि भरोसेमंद भी है। यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये खर्च का फल होता है। इसरो ने पहले भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में सस्ती और भरोसेमंद तकनीकों से दुनिया में हलचल मचाई है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की लागत थी 600 करोड़ रुपए, जबकि अंतरिक्ष के रहस्यों को दिखाती हॉलीवुड के बड़े बजट की फिल्मों में भी 600 करोड़ रुपयों से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। हॉलीवुड की ग्रेविटी फिल्म का बजट 880 करोड़ रुपए था। चांद पर पहुंचने के लिए रूसी मिशन लूना 25 ने 16,000 करोड़ रुपए के बराबर खर्च करके भी नाकामी पाई थी। इसरो के मंगलयान मिशन की लागत 450 करोड़ रुपए थी, जबकि नासा के मावेन मार्स मिशन का खर्च 5,900 करोड़ रुपए था। इसके उलट इसरो का LVM-3 रॉकेट सस्ता होने के बावजूद लगातार सफल है। LVM-3 से इसरो ने लगातार तीसरी सफल कमर्शियल लॉन्चिंग की है। 2022 और 2023 में OneWeb की 36 सैटेलाइट्स को LVM-3 से लॉन्च किया गया था।
2025 के नवंबर में 4000 किलोग्राम से ज्यादा के कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और अब अमेरिकी ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को ऑर्बिट में पहुंचाने में LVM-3 ने कोई गलती नहीं की। Achieving this goal, there were a lot of obstacles, a lot of problems and all. So today we have finally achieved that goal in the sense that this is the third commercial launch of this so-called Bahubali, and now this is becoming a workhorse model, and I am very happy that पंचांग के अनुसार इस बार अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को मनाई जाएगी और इससे पहले आज श्री राम मंदिर में सोने और हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई एक प्रतिमा लाई गई है। श्री राम को समर्पित ये प्रतिमा कर्नाटक से लाई गई है और इसे गुमनाम राम भक्तों ने दान किया है। इस प्रतिमा की खूबसूरती देखकर आप भी मोहित हो जाएंगे। भगवान राम की इस प्रतिमा से नजर नहीं हटती है। 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी इस प्रतिमा को शुद्ध सोने और बेशकीमती रत्नों से तैयार किया गया है। इस दिव्य प्रतिमा को बनाने और सजाने में सोने के अलावा हीरा, पन्ना, नीलम जैसे कई अन्य बहुमूल्य रत्नों का इस्तेमाल किया गया है। सोने की इस प्रतिमा को वही रूप दिया गया है जो श्री राम लला का है। अनुमान है कि इस प्रतिमा का वजन करीब 500 किलो है और इसे बनाने में करीब 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सोने और रत्नों से जड़ित इस प्रतिमा को कर्नाटक के जिन भक्तों ने दान किया है वो अपना नाम सामने नहीं लाना चाहते हैं। ये प्रतिमा दक्षिण भारतीय शिल्प कला का नमूना है। कर्नाटक से इसे एक स्पेशल वैन के जरिए 6 दिनों में अयोध्या तक लाया गया है। सोने की इस प्रतिमा को संत तुलसीदास मंदिर के पास अंगद का टीला पर स्थापित किया जा सकता है। इसकी स्थापना से पहले इसका अनावरण किया जाएगा, फिर इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होगी।